लोग, आवाज़ आ रही है या नहीं आप लोग आराम से क्लियर करना। मैसेज नहीं आया तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आवाज़ आपको आ रही है। क्लियर है? चलो, शुंग हो गया था। शुंग के बाद अगला आप लिख लो कर्णवंश। अगला आप लिख लो कर्णवंश। ठीक है, कबूतर के का, गणित वाला आधार ना और वन के वा, कर्णवंश। कर्णवंश। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आवाज आ रही है। जो भी ऑनलाइन हो एक बार बता दो कि आ रही है कि नहीं। चलो, तो क्या हुआ शुंग वंश में? क्या हुआ था, हमने क्या देखा? शुंग वंश ने मौर्योत्तर काल हम शुंग वंश से ही शुरू मानते हैं। क्लियर है? उसमें क्या हुआ था? मौर्य काल में वृहद्रथ जो था जनता की रक्षा और लोकहित में जन कल्याणकारी कार्य करने में क्या था? असमर्थ था। इसी वजह से क्या हुआ, उनके सेनापति, ठीक है, उनके सेनापति ने उनका वध कर लिया और क्या किया? शुंग वंश का नींव रखा। क्लियर है? शुंग वंश हमने पूरा देख लिया और कई सारे लोगों का थोड़ा डिटेल में पढ़ाओ तो व्यापम और पीएससी में मौर्योत्तर काल से जितने क्वेश्चन आते हैं वो पूरे इसमें से कवर हो जाएंगे, है ना? ध्यान रखना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना है वो मोर देन इनाफ है। चलो, और जहां पे लगेगा कि डिटेल में पढ़ाना है, गुप्त, बौद्ध, ये सब, वो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। मौर्योत्तर में जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिख लो। क्लियर है? चलो, तो शुंग हो गया था। चलो, तो शुंग वंश में अंतिम शासक हुआ देवभूति। क्लियर है? देवभूति। मैसेज अभी तक नहीं आया आवाज को लेके किसी का भी? चलो, अंतिम शुंग शासक की वासुदेव ने हत्या करवा दी। अंतिम शुंग शासक की वासुदेव ने हत्या करवा दी और उसने क्या की? कण्व वंश की नींव रखी। और ये कण्व वंश जो था करीब करीब 45 वर्ष तक क्या किया? राज करता रहा। ठीक है, इसमें 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वासुदेव, भूमिमित्र, सुशर्मा और नारायण, ये 4 लोग थे। लेकिन उसके बावजूद हमें कण्व वंश की विशेष जानकारी क्या है? हमें किताबों में नहीं मिलती है। ठीक है, बस हमें इतनी जानकारी का अनुमान लगा सकते हैं कि कण्व वंश के आय तक जो उनके राज्य की सीमा थी, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, वहीं तक सीमित रह गई थी। क्लियर है? तो जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखते हुए चलेंगे। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो, जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखते हुए चलो। ये वाला चैप्टर मौर्योत्तर वाला, इसको जल्दी खत्म करेंगे लिखते हुए। साइन लैंग्वेज वाली मैडम अभी नहीं आ रही है। क्लियर है? साइन लैंग्वेज वाली मैडम अभी नहीं आ रही है, इसलिए जो लोग मैम को देख के लिखते हैं उनको दिक्कत हो रही है। इस वजह से क्या करना पड़ रहा है कि बोर्ड में ज्यादा लिखाना पड़ रहा है हर एक एक शब्द को। ठीक है, तो मैम परसों के बाद यानी कि बुधवार से आएगी। ठीक है, जो समझ रहे हैं वो ध्यान रखें, मैम जो है वो बुधवार से आएंगी और बुधवार से मैम क्या करेंगी? साइन लैंग्वेज में क्लासेस लेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोर्ड में लिखते हुए चल रहा हूं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते क्योंकि बोर्ड में एक एक शब्द को लिखना पड़ेगा, बोर्ड में एक एक वर्ड को लिखना पड़ेगा, इसलिए आप जल्दी से इसको खत्म करते चलो, है ना? मौर्योत्तर सबसे पहले आप डाल लो कण्व वंश। शुंग जितना कल लिखे हो उतना मोर देन इनाफ है, उसके बाहर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? दूसरा डाल दो कण्व वंश। कण्व वंश आप करके जल्दी से डाल दो। उसमें लिखो अंतिम शुंग शासक, अंतिम शुंग शासक देवभूति की एक दासी पुत्री से हत्या करवाकर, एक दासी पुत्री से हत्या करवाकर वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। ठीक है, साइन लैंग्वेज वाली मैम नहीं आई है तो देख के लिखते रहो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट कर लेना। चलो, अंतिम शुंग शासक देवभूति की एक दासी पुत्री
पुत्री से हत्या करवा के या उनका वध करवा के जो वासुदेव थे उन्होंने क्या की, कण्व वंश की नींव रखी। क्लियर है? यहां पे उन्होंने कण्व वंश की नींव रखी। ठीक है, कण्वों ने लगभग 45 वर्ष शासन किया। लगभग 45 वर्ष शासन किया। आप लोग याद से साथ में लिखते चलो। पहला पॉइंट था अंतिम शुंग शासक देवभूति की एक दासी पुत्री से हत्या करवाकर वासुदेव ने कण्व वंश की नींव रखी। यह पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखो, कण्वों ने लगभग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कण्वों ने लगभग 45 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। ठीक है, उनका शासनकाल कितना था, सही मिलान में आ सकता है किसने कितने वर्ष तक शासन किया, इसलिए उसको मैं लिस्ट बना के लिख दे रहा हूं। 2 कॉलम बना लेना, एक तरफ राजा का नाम और दूसरे तरफ क्या रहेगा, कितने वर्ष उसने शासन किया। क्लियर है? चलो, एक छोटा सा कॉलम बना लो, राजा का नाम और दूसरे तरफ क्या होगा, शासक का नाम और दूसरे तरफ क्या होगा, किसने कितने तरफ शासन किया। ठीक है, चलो, कण्व वंश की नींव किसने रखी, वासुदेव ने। कण्व वंश की नींव किसने रखी, वासुदेव ने रखी। तो वासुदेव ने 9 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। यहां पे दूसरा लिख लो, भूमि मित्र। भूमि मित्र। तीसरा लिख लो नारायण और चौथा लिख लो सुशर्मा। सुशर्मा। ठीक है, वासुदेव ने 9 वर्ष तक शासन किया, भूमि मित्र ने 14 वर्ष तक शासन किया, उसके बाद नारायण ने 12 वर्ष तक शासन किया और अंतिम शासक जो सुशर्मा था लगभग 10 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। ठीक है, कण्व शासकों के, ये बोलोगे पूरा 45 नहीं हो रहा है सर, 43 हो रहा है, लगभग वर्ड लेके अपन चलते हैं। ठीक है, वासुदेव ने 9 वर्ष शासन किया, भूमि मित्र ने 14, नारायण ने 12 और सुशर्मा ने 10 वर्ष तक क्या किया, शासन किया। कण्वों की विशेष जानकारी हमको क्या है, प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हमको पता है मौर्योत्तर काल में कण्व वंश था जिसने शुंग शासक का अंत किया था। तो जितनी जानकारी के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही है। क्लियर है? और कण्वों का जो दायरा था वो धीरे धीरे क्या हो गया था, सिमट गया था। और ऐसा कहा जाता है कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से तक ही इनका दायरा क्या हो गया था, सिमट गया था। वहीं तक इनकी क्या चीज रही, शासन रही। ठीक है, चलो ये इसको लिख लो, तीसरा पॉइंट डाल के, मगध की सीमा बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित हो गई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गई थी। ठीक है, कण्वों के टाइम में। ठीक है, हाँ, ठीक है ना। किसी का मैसेज आया है, मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया था, अभी देख रहा हूं। सर इसके बाद जब न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा तो हम न्यू टॉपिक में हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो हिंदी ही शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी को भी अच्छे से पढ़ लेना, छत्तीसगढ़ के एग्जाम में बहुत कुछ उसका पोर्शन है और व्यापम में सी सेट में तो आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा ही आपको बहुत ज्यादा सहारा दे देगा, स्पेशली अगर मैथ्स नहीं बन रहा है तो। चलो अगला, यहीं पे कण्व को खत्म कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है, इसके बाहर अगर कण्व से कुछ पूछा तो कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? चलो कण्व के बाद लिख लो कलिंग नरेश खारवेल। और ये खारवेल कौन से वंश का था,
चेदी वंश का। तीसरा लिख लो, पहला हमने लिखा था शुंग, शुंग खत्म हो गया। दूसरा हमने लिखा है कण्व, कण्व खत्म हो गया। तीसरा हम लिख रहे हैं कलिंग नरेश खारवेल, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी को लेके चल रहे हैं। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, ये छेदी वंश का था। ठीक है ना। चलो मैं बोर्ड में भी लिखते जा रहा हूं, जो सुन नहीं रहे हैं, जो सॉरी मतलब जो बोर्ड देख के लिख रहे हैं उनके लिए, और जो सुन के लिख रहे हो मैं बोलते जाऊंगा तो आप साथ में लिखते जाओ, है ना। क्योंकि साइन लैंग्वेज वाली मैम नहीं आई है, इसलिए पूरे बोर्ड में लिखना पड़ रहा है एक एक लाइन को। चलो, कलिंग नरेश खारवेल, लिखते जाओ, मैं जो बोल रहा हूं लिखते जाओ। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश का शासक था। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश का शासक था, जिसका संस्थापक महामेघ वाहन था। ठीक है ना, याद रखना, चेदी वंश को महामेघ वाहन ने किया था, उसी का एक शासक था कलिंग नरेश खारवेल। हम खारवेल की ही बात करेंगे, क्लियर है। हम यहां पे केवल खारवेल की बात करेंगे। ठीक है, हो गया पहला पॉइंट। अब देखना इसने क्या किया था। खारवेल ने, लिखते जाओ, खारवेल ने भुवनेश्वर के समीप, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी, उदयगिरी, ठीक है, आराम से लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूं। खारवेल ने भुवनेश्वर के करीब या समीप उदयगिरी की पहाड़ी में, उदयगिरी की पहाड़ी में खारवेल ने भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, इसी को हाथी गुफा भी बोल देते हैं, ठीक है, हाथी गुफा भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल है हाथी गुम्फा। अभिलेख खुदवाया, अभिलेख खुदवाया, ठीक है। दूसरा लाइन आराम से देखना। खारवेल ने भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुम्फा अभिलेख खुदवाया। हाथी गुफा भी बोलेगा तो कंफ्यूज मत होना, है ना, सेम ही है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिखो, महाराज, महाराज, महाराज शब्द का प्राचीनतम उपयोग, या प्राचीनतम लिखो, महाराज शब्द का प्राचीनतम, प्राचीनतम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ठीक है, ठीक है। ये खारवेल ने जो हाथी गुफा अभिलेख को खुदवाया था, यहां पर पहली बार महाराज शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलो उसके बाद लिखो, खारवेल का राज्याभिषेक, खारवेल का राज्याभिषेक 28 ईसा पूर्व में हुआ था, 28 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। खारवेल का राज्याभिषेक 28 ईसा पूर्व में हुआ, और इस उपलक्ष्य में इसने कलिंगाधिपति, 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 आराम से लिखो, और इस उपलक्ष्य में इसने
कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये खारवेल था, इसका राज्याभिषेक लगभग 28 ईस्वी पूर्व में हुआ और उस समय इसने अपने आप को पूरे कलिंग का अधिपति मतलब कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि क्या की, उसने धारण की। क्लियर है यहां पे? और ये जो हाथी गुफा अभिलेख है, ये जो हाथी गुफा अभिलेख है, ये नंदों का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। नंदों का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। नंदों का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। क्लियर है? नंदों का उल्लेख करने वाला प्रथम उल्लेख है। अब एक ये वाला जो पॉइंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से याद करना और लिख भी लेना। ठीक है, अब कलिंग नरेश जो खारवेल था, ऐसा कहा जाता है कि कलिंग नरेश खारवेल जो था, हम इतिहास में क्या मानते हैं, शुंग, कण्व और सातवाहन, ये सब क्या है, ब्राह्मण वंश थे। क्लियर है? शुंग, कण्व और सातवाहन, इनको हम ब्राह्मण मानते हैं। उसके बाद ये जो कलिंग नरेश खारवेल है, ये किसका हो जाता है, चेदी वंश का, चेदी वंश का हो जाता है। तो खारवेल जो था एक्चुअली वो क्या था, जैन धर्म का क्या था, मानने वाला था। अभी तक हम पूरे लाइन से जो पढ़ रहे हैं, अभी तक जो शासकों को ब्राह्मण और बौद्ध ही आए हैं, उसके बाद क्या है, ये आए हैं हमारे जैन। तो जैन वाला आप ध्यान रखना। तो क्या करता है खारवेल, खारवेल कलिंग पे जो है पाटलिपुत्र पर क्या करता है, थोड़ा सा हमला करता है और वहां से जो जैन तीर्थकार हैं शीतलनाथ, उनकी मूर्ति को वापस ले आता है अपने कलिंग में। ठीक है, तो खारवेल ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहां से जैन तीर्थकार शीतलनाथ की मूर्ति को अपने पास ले आया, जिससे क्या अंदाजा लगाया जाता है कि खारवेल जो है जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। ठीक है, इसको अच्छे शब्दों में लिखो, बोर्ड में लिखाते जा रहा हूं। खारवेल ने पाटलिपुत्र पर हमला करके, खारवेल ने पाटलिपुत्र पर हमला करके खारवेल ने पाटलिपुत्र पर हमला करके वहां से जैन तीर्थकार शीतलनाथ की मूर्ति, जैन तीर्थकार शीतलनाथ की मूर्ति वापस लाया था। वापस लाया मतलब अपने कलिंग में लाया, वापस लाया। ठीक है, और फिर बगल में आप लिख लो, खारवेल जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। क्लियर है? खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। क्लियर है? खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। यहां तक हो गया। बस कलिंग नरेश खारवेल के बारे में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट थी जितनी आपको याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब तुरंत हेडिंग डाल लो, सातवाहन वंश। खारवेल के बाद लिख लो सातवाहन वंश। इसको अगर स्क्रीनशॉट जो कर रहे हैं, जो बोर्ड में देख के लिख रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर दो, मैं मिटा लूंगा।
हेडिंग डाल लो सातवाहन वंश, जो आवाज सुन के लिख रहे हैं हेडिंग डाल लो सातवाहन वंश। हेडिंग डाल लो सातवाहन वंश, चौथा नंबर डाल के सातवाहन वंश। हेडिंग डाल लो चौथा नंबर डाल के सातवाहन वंश। ठीक है, इसमें लिखना तुरंत पहला पॉइंट, सातवाहन वंश के स्थापने का श्रेय, सातवाहन वंश के स्थापना का श्रेय सिमुक को दिया जाता है। सिमुक, सा में छोटी की मात्रा सी, मा में छोटू ऊ की मात्रा मु और का, सिमुक, सातवाहन के स्थापना का वो सिमुक को दिया जाता है। सातवाहन के स्थापना का श्रेय सिमुक को दिया जाता है। ठीक है, चलो अब लाइन से मैं कुछ कुछ शासक का नाम लिखाऊंगा, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उन्हीं को नोट करा रहा हूं, है ना, नोट करते जाओ। सबसे पहले लिखो सातकर्णी फर्स्ट, दूसरे पॉइंट में लिखो सातकर्णी, शतकर्णी भी है कई सारे जगह, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम। ठीक है, शतकर्णी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सातकर्णी प्रथम, इसको शतकर्णी भी लिख सकते हो। ठीक है, शतकर्णी भी लिख सकते हो। इसने दक्षिणाधिपति, ये सातकर्णी प्रथम जो है, इसने दक्षिणाधिपति, दक्षिणाधिपति की उपाधि ग्रहण की या धारण की, ग्रहण की। इसने दक्षिणाधिपति की उपाधि ग्रहण की। इसके समय में एक याद रखना, खारवेल का राज्य पर आक्रमण हुआ। इस सातवाहन वंश के समय में, मतलब सतकर्णी प्रथम के समय में खारवेल का आक्रमण हुआ, खारवेल का आक्रमण हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही है, सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति की उपाधि ग्रहण की तथा खारवेल का आक्रमण हुआ। ठीक है, एक और लिख लो, इसने दो अश्वमेघ यज्ञ करवाए। इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। क्लियर हो गया? चलो अब तुरंत अगला नाम लिख लो। अच्छा, अब देखो, शतकर्णी हो गया। शतकर्णी के बाद हम क्या कर रहे हैं, मेन जो राजा है जिन्होंने कुछ कुछ किया है उनका नाम ले रहे हैं। तो शतकर्णी प्रथम यानी सातकर्णी प्रथम तथा गौतमी पुत्र शतकर्णी के मध्य लाइन से 9 राजा हुए। क्लियर है? शतकर्णी प्रथम से लेके गौतमी पुत्र शतकर्णी के बीच में 9 राजा हुए। क्लियर है? उनमें से एक राजा था जिसका नाम था हाल। क्लियर है? और ये बेहद महत्वपूर्ण है ना? तो इसके बीच में अगला पॉइंट लिख लो, मैं इसको लिखा दे रहा हूं। सातवाहन वंश हमने हेडिंग डाले। क्लियर है? सातवाहन वंश, उसमें पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया। क्लियर हो गया? दूसरा हमने लिखा सातकर्णी प्रथम। शतकर्णी प्रथम या सातकर्णी प्रथम, इसने दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की तथा इसके कार्यकाल में खारवेल का आक्रमण हुआ तथा इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। क्लियर है? ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट लिखो, शतकर्णी प्रथम के पश्चात, सातकर्णी भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत रहना। शतकर्णी प्रथम, और हम एक और राजा का नाम लिखेंगे, गौतमी पुत्र शतकर्णी। तो शतकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र शतकर्णी लिखते जाओ। शतकर्णी प्रथम तथा गौतमी पुत्र शतकर्णी के मध्य 9 राजा अन्य
के मध्य 9 और राजा हुए या 9 और शासक हुए। ठीक है, 9 और शासक हुए। इन सभी में, अगला पॉइंट डाल के लिखो, इन सभी में, इन सभी मतलब ये जो बीच के 9 राजा थे, इन 9 राजाओं में है ना, इन सभी में मतलब इन 9 राजाओं में जो शतकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र शतकर्णी के बीच में जो लाइन से 9 राजा आए हैं ना, इन 9 राजाओं में हाल नामक राजा क्या था, ज्यादा प्रसिद्ध था। तो लिख लो, इन राजाओं में या इन शासकों में हाल, हा में आ की मात्रा हा और ल, हाल नामक राजा प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध था। क्लियर है, इन शासकों में हाल नामक राजा जो था प्रसिद्ध था। ठीक है, और इन्हीं राजा ने प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में एक रचना की जो बहुत ही फेमस है। उस रचना का नाम है गाथा सप्तशी। गाथा सप्तशी, गाथा सप्तशी या गाथा सप्तशी जो भी है ना, गाथा सप्तशी, सरोते के साथ आधा पा और ता, सप्त शा में बड़ी की मात्रा शी, सप्तशी, गाथा सप्तशी। ठीक है, हो गया। इसी को एक जगह गाथा सप्तशती भी लिखा है, गाथा सप्तशती। ठीक है, दोनों ध्यान रखना। इन शासकों में हाल नामक राजा प्रसिद्ध था, जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशी या गाथा सप्तशती नामक रचना की। क्लियर है कि रचना की, क्लियर है। और इन्हीं के राज दरबार में, इन्हीं के राज दरबार में, इन्हीं के दरबार में, इन्हीं के दरबार में लिखते चलो, वृहत कथा, वृहत कथा के रचयिता गुणाढ़, गा में छोटू की मात्रा गु, ढक्कन के ढा में आ की मात्रा ढा, ड़ा और या गुढ़ाढ़। इसको एक बार सही से लिख लो, गुणाढ़, गुणाढ़, गा में छोटू की मात्रा गु, गणित के ड़ा वाला ड़ा और ढक्कन के ढा और यक के या, गुणाढ़ का निवास था, का निवास था। इन्हीं के दरबार में वृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ का निवास था। ठीक है, और कातंत्र एक और रचना है, उसको आराम से लिख लो। और कातंत्र के रचयिता, कातंत्र के रचयिता सर्ववर्मन, सर्ववर्मन का भी निवास था। क्लियर है। इसको अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऐसे लिखने वाले पॉइंट में कर रहे हैं। इसको अपन क्या है कि अपन को किसकी क्या रचना थी, जब एक साथ लिस्ट बना के आपको पढ़ाएंगे ना, कला संस्कृति और दर्शन जब पढ़ेंगे तो वो आपके जहन में रहेगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रहो कि ये सातवाहन कालीन क्या है, रचनाएं हैं। ये सातवाहन कालीन शासक हाल के दरबार के क्या थे, शोभा थे। क्लियर है। हाल के दरबार में इनको क्या मिला था, आश्रय मिला था। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, ऊपर के 2 पॉइंट रिपीट हो गए हैं, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं। शतकर्णी प्रथम तथा गौतमी पुत्र शतकर्णी के मध्य 9 राजा हुए। इन 9 राजाओं में हाल नामक राजा क्या था, काफी प्रसिद्ध था। इसने प्राकृत भाषा में स्वयं गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशी की रचना की थी। इन्हीं के दरबार में एक गुढ़ाढ़ नामक कौन थे, रचनाकार थे, जिन्होंने क्या किया था, किसकी रचना की थी, देख लो, वृहत कथा की रचना इन्होंने की थी। और वहीं पे कातंत्र के रचयिता
सर्ववर्मन का भी क्या था, निवास स्थान था। क्लियर है। शतकर्णी प्रथम के बारे में 3 ठोक पॉइंट लिख लिए थे, उसके बाद जनरल पॉइंट लिखे हैं। अब इस जनरल पॉइंट के बाद फिर से एक नए राजा का नाम लिख रहा हूं। उस नए राजा का नाम है गौतमी पुत्र शतकर्णी। उस नए राजा का नाम है गौतमी पुत्र शतकर्णी। अभी हम सातवाहन वंश में ही हैं। गौतमी पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी। क्लियर है। मिटा रहा हूं, अगर कोई स्क्रीनशॉट कर रहा है तो जल्दी से कर लो। चलो, आप लोग मिटार लिए हो ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट कर लिए हो। गौतमी पुत्र शतकर्णी, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है। और याद रखना, जब भी हिस्ट्री को पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक भारत वाला है, उसको रट्टा मार लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन आधुनिक भारत के आते हैं। क्लियर है। मैक्सिमम क्वेश्चन आधुनिक भारत के आते हैं। प्राचीन भारत का एक ये प्लस पॉइंट रहता है कि एज इट इज पॉइंट्स आते हैं और वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। आधुनिक भारत में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो आधुनिक भारत थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्टिंग भी लगेगा। क्लियर है। चलो, अगला राजा हमने लिखा था गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है। तो इनके माता पिता का नाम दिया हुआ था, तो आप उसको लिख लो, क्या पता पूछ ले। चलो, इनके पिता का नाम था शिव स्वाति। इनके पिता का नाम था शिव स्वाति। पिता का नाम था शिव स्वाति तथा माता का नाम था गौतमी बलश्री। ठीक है। इनके पिता का नाम शिव स्वाति तथा माता का नाम गौतमी बलश्री था। ठीक है। इन्होंने एक शक शासक नहपान को पराजित किया। नहपान नाम याद रखना। इन्होंने शक शासक नहपान को पराजित किया। ठीक है। इन्होंने एक शक शासक नहपान को पराजित किया। और एक चीज याद रखना, गौतमी पुत्र शतकर्णी ने ही नासिक के समीप वेणाकटक मत लिखो, वेणाकटक या वेणीकटक नामक नगर को बसाया। ठीक है। नासिक के समीप वेणाकटक नामक नगर को बसाया। ठीक है। इनकी उपाधियां लिख लो। इन्होंने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। पहली तो इनकी उपाधि थी राजाधिराज। राजाधिराज। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? राजाधिराज। इसको राजाधिराज ना लिख के महाराज लिख लो। राजराज महाराज। ठीक है। इनकी उपाधि आज से लिख लो, गौतमी पुत्र शतकर्णी। इन्होंने राजराज महाराज की उपाधि, स्वामी की उपाधि, वर वरण विक्रम, स्वामी कौमा वर वरण विक्रम की उपाधि धारण की। इनकी उपाधियां देख लो, राजराज महाराज,
कौमा स्वामी, कौमा वर वरण विक्रम, कौमा चारु विक्रम, कौमा चारु विक्रम, चारु विक्रम। इन सब की क्या की? उपाधि धारण की। क्लियर है? उपाधि धारण की। ये चार उपाधि थोड़ा जहन में रखना, राज महाराज, स्वामी, वरवरण विक्रम और चारु विक्रम। इसके बाद दो और लोग आए जिनका आप सिर्फ नाम लिख लो, उसके अंदर चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलुमाभी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमाभी, पुलुमाभी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमाभी। और एक और नाम लिख लो, वो है यज्ञश्री, यज्ञश्री सतकर्णी, यज्ञश्री शतकर्णी, यज्ञश्री शतकर्णी। क्लियर है? गौतमी पुत्र शतकर्णी में क्या लिखे? उनके पिता का नाम क्या था? शिवस्वाति था। उनकी माता का नाम गौतमी बलश्री था और उन्होंने एक शक शासक नाहपान को पराजित किया था। उसके बाद लाइन से उनकी उपाधियों को बता दिया है। इन्होंने 4 उपाधियां ली थी, राज महाराज, उसके बाद स्वामी, तीसरा वर वरण और विक्रम, और चौथा उन्होंने चारु विक्रम। ये उपाधियां क्या की थी? धारण की थी। उसके बाद 2 और शासक हैं, एक का नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलुमाभी और दूसरे का नाम क्या है? यज्ञश्री सतकर्णी। इनके बारे में अंदर कुछ भी मत लिखो। इसके बाद सातवाहन काल की जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको लिख लो। ये नाम यहां तक लिख लियो, मैं बोर्ड का मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट कर लो। जो 7 वाहनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अब लिखा रहा हूं, लिख लो। ये चीज जो बेसिक था ये आपको 7 वाहनों का पता होना चाहिए, बट मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आएंगे अभी जो लिखा रहा हूं उधर से आएंगे। ठीक है? तो ये मत बोलना सर आगे पीछे का नहीं पढ़े क्या? पढ़ना जरूरी है। अगर उधर का आ गया तो क्या करोगे? बोलोगे सर आप तो बोले थे इधर का नहीं आएगा। पढ़ो सब, लेकिन जो चीज को बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है उसको रट लो, है ना? कल पे मत छोड़ो। चलो चलो लिखो 7 वाहनों की राजकीय भाषा। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं। 7 वाहनों की राजकीय भाषा, 7 वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ठीक है? 7 वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ठीक है? अब तक जितनी भी गुफाएं मिली है 7 वाहन काल की, 7 वाहन काल की जितनी भी गुफाएं मिली है वो किसकी है? बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है? बौद्ध गुफाएं हैं। उसको एक बार आराम से सुन लो, उसका क्या मतलब हुआ। मतलब दक्षिण में अब तक जितनी भी गुफाएं ज्ञात हुई है वे सभी बौद्ध गुफाएं हैं, और वो सब क्या है? 7 वाहन काल में ही खोदी गई हैं। 7 वाहन काल में जितनी भी मैक्सिमम गुफाएं मिली है ये बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है? और वो सभी किससे संबंधित हैं? 7 वाहन काल से संबंधित हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? अब इसमें याद रखना इन गुफाओं में 2 चीजें निर्मित थी। ठीक है? फिर से देख लो, इन गुफाओं में 2 चीजें निर्मित थी या ये 2 प्रकार की थी। इन गुफाओं में 2 चीजें निर्मित थी या ये शायद 2 प्रकार की थी। दोनों ही पॉइंट को लिख लो आप, है ना? इन गुफाओं में 2 चीजें मतलब थी या ये 2 प्रकार की थी। ठीक है? तो पहला लिख लो चैत्यगृह। पहला जो था वहां पे जो निर्मित वो था चैत्यगृह। चैत्यगृह, इसी को या हम बोल सकते हैं मंदिर, चैत्यगृह या मंदिर। ठीक है? और दूसरा लिखो विहार या लयन। विहार, दूसरा लिखो विहार या लयन। इसी में और या लगा के लिख लो
विहार या लयन का क्या मतलब था? जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उसको लयन बोलते थे, और जहां पे ये क्या करते थे अपनी पूजा अर्चना, उसको क्या बोलते थे? चैत्य गृह। तो अब विहान या लयन या बगल में लिख दो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान या निवास करके। क्लियर है? ठीक है, फिर से देख लो। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। अब तक जितनी भी बौद्ध गुफाएं मिली हैं वो सभी किससे संबंधित थी? सातवाहन काल, यानी सभी बौद्ध गुफाएं सातवाहन काल से संबंधित थी। ये गुफाएं दो प्रकार की थी या इसमें दो चीजें निर्मित थी। पहला क्या था? चैत्य विहार, चैत्य गृह यानी कि मंदिर, और दूसरा था विहार या लयन, मतलब जहां पे बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? निवास करते थे। क्लियर हो गया? चलो एक पॉइंट लिखो जो इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से लिखना, सभी लिखना। चित्रकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, लिखते चलो जो आवाज सुन के लिख रहे हो। चित्रकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में अजंता शाखा, अजंता शाखा सातवाहन, सातवाहन काल से प्रारंभ होती है। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफा से भी कई बार क्या करते हैं? क्वेश्चन आता है कि गुफा नंबर 34 में क्या था, कौन सी गुफा का निर्माण कब हुआ है, कौन सी सातवाहन कालीन गुफाएं हैं। तो उसको किस में पढ़ेंगे हम? कला संस्कृति, और जब स्थापत्य पढ़ेंगे ना तो उसको पढ़ेंगे। तो जैसे एक जन का मैसेज आया था, हम हिंदी पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं, लेट भी हो तो कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन कर लो, चलता है। पीछे बढ़ा के एक बार देख लेना बाद में। ठीक है, स्थापत्य जब कला पढ़ेंगे ना तब वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां पे अगर आधा लिखवा दूंगा आधा वहां पे, तो फिर कंफ्यूज रहोगे। यहां पे कुछ लिखा है वहां पे कुछ, चीजें सेम रहेंगी लेकिन बोलने का तरीका अलग है। क्लियर है? चलो, तो हिंदी ना पढ़ा के पहले कला संस्कृति ही खत्म कर देंगे और साथ में हिंदी भी ले लेंगे। क्लियर है? चलो, कला संस्कृति से आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। क्लियर है? और वनडे वाले एग्जाम में ये इधर नीचे वाला जो पोर्शन है वहां से तो क्वेश्चन आपको आएगा ही। नीचे वाला पोर्शन बोले तो इधर अपना नीचे में क्या बोलोगे, एक तो सातवाहन वाला, और उसके बाद जो तमिल ग्रंथ, तमिल साहित्य है, ये सब वाला। इधर वाला वो जो पोर्शन एक जैसे नाम मिलते हैं ना, तालकोपियम, प्रथम ये संगीति कब हुई थी, वो संगीति कब हुई थी, तमिल साहित्य, ये सब से अभी क्वेश्चन उठा रहा है। क्लियर है? चोल, चेर, पांड्य, ये यहां से। चलो ठीक है। सातवाहन वंश में चित्रकला के क्षेत्र में अजंता शाखा सातवाहन काल से प्रारंभ होती है। अजंता शाखा सातवाहन काल से प्रारंभ होती है। क्लियर है? चलो, अब ये सातवाहनों का क्या था? सातवाहनों ने अपने उत्तराधिकारियों को ना अलग 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 क्षेत्र में क्या किया था? बांट दिया था, और एक एक क्षेत्र में अलग अलग वंश क्या था? फैला हुआ था इन सातवाहनों का ही। तो कौन से क्षेत्र में कौन सा वंश था, सही जोड़ी में आ सकता है, इसलिए इसको लिख लो। चलो, दो कॉलम बनाना, इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट कर लो जो देख के लिख रहे हो। चलो, मिटा रहा हूं अब। होपफुली आप लोग स्क्रीनशॉट कर चुके हो। हेडिंग में लिख लो सातवाहनों के उत्तराधिकारी। सातवाहनों के उत्तराधिकारी, सातवाहनों के उत्तराधिकारी। बोर्ड में भी लिखते हुए चल रहा हूं इसलिए आप साथ में लिखते हुए चलो। सातवाहनों के उत्तराधिकारी। क्लियर है? अब यहां पे आप दो कॉलम बना लेना, एक तरफ क्षेत्र लिखना और दूसरे तरफ वंश। दो कॉलम बना लो, एक तरफ क्षेत्र लिखो और दूसरे तरफ क्या लिखोगे?
वंश लिखोगे। क्लियर है? एक तरफ क्षेत्र लिखोगे और दूसरे तरफ आप क्या लिखोगे? वंश लिखोगे। क्लियर है? चलो, क्षेत्र में पहला लिखो महाराष्ट्र, यानी कि नासिक वाला क्षेत्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नासिक वाला क्षेत्र है ना। महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र का नासिक वाला क्षेत्र। क्लियर है? यहां पे अभीर वंश था। अबीर या अभीर दोनों लिखा है बुक में, है ना। अभीर या अबीर वंश था। ठीक है? तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सातवाहनों के उत्तराधिकारियों में अबीर वंश का क्षेत्र कौन सा था? तो आपको याद होना चाहिए नासिक, महाराष्ट्र। क्लियर है? या तो सही जोड़ी में आएगा क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट लिखो। पहला क्या हो गया? महाराष्ट्र मतलब नासिक वाला क्षेत्र, और वहां का कौन सा वंश था? अबीर वंश या अभीर वंश। ठीक है? दूसरा लिखो बरार। बरार ये भी महाराष्ट्र के ही तरफ का है। सॉरी, इस बरार ही लिखो, ये विदर्भ वाला एरिया है। बरार ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, विदर्भ वाला एरिया है। यहां पे वाकाटक वंश था। यहां पे वाकाटक वंश था। तीसरा लिखो कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक यहां पर कुंतल, आराम से सुन के लिखना, शब्दों में गलत मत करना। कुंतल, कुंतल या कदंब वंश। कुंतल या कदंब, कदंब, कुंतल या कदंब वंश था। कुंतल ठीक से नहीं दिख रहा, फिर से मिटार के लिख दे रहा हूं। कुंतल, कुंतल या कदम वंश था। चौथा लिखो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंशियों का शासन था। इक्ष्वाकु वंशी। इमली के ई और कक्षा वाला छा बनाते हैं ना, तो उसको आधा छा बनाना और उसमें वा की मात्रा वा जोड़ देना। इक्ष्वा, इक्ष्वा कुवंशी, इक्ष्वा कुवंशी। ठीक है? इमली के ई आधा छतरी के छा, छतरी के छा, सॉरी छतरी के छा बोल रहा हूं, कक्षा का छा और वा में आ की मात्रा वा। इक्ष्वा कुवंशी, इक्ष्वा कुवंशी। क्लियर है? और दक्षिण पूर्व में पल्लव थे। पांचवा, दक्षिण पूर्व में पल्लव थे। दक्षिण पूर्व में क्या थे? पल्लव थे। पल्लव या पहलव दोनों लिख सकते हैं इसको। पल्लव या पहलव थे। क्लियर है? इसके तुरंत बाद हम आ जाएंगे भारत में इंडो ग्रीक राज्य। ठीक है? तुरंत हेडिंग डाल लो, भारत में इंडो ग्रीक राज्य। ये चौथा हो गया सातवाहन। पांचवा हेडिंग डाल लो, भारत में इंडो ग्रीक राज्य। भारत में इंडो ग्रीक राज्य। पांचवा हेडिंग डाल लो, भारत में इंडो ग्रीक राज्य। चलो हेडिंग डाल लो, भारत में इंडो ग्रीक राज्य। ठीक है? इंडो ग्रीक में मैं आपको बताया था ना 5 नाम, याद है सबको? एक मैं बताया था बैक्ट्रियन, जिसको हम क्या बोलेंगे? यवन। दूसरा था पार्थियन, जिनको हम क्या बोलेंगे? पहलव। तीसरा था सीथियन, सीथियन को क्या बोलेंगे? कुषाण। और चौथा था यूची, सॉरी सीथियन को शक बोलेंगे और यूची को क्या बोलेंगे? कुषाण। क्लियर है? चलो, वो पुराना लिखा हुआ है, एक बार आप देख लेना। चलो, भारत में इंडो ग्रीक राज्य। सबसे पहला हेडिंग डाल दो बैक्ट्रियन या यवन।
बैक्ट्रियन या यवन? बैक्ट्रियन ब्रैकेट में लिख लो, या यवन। ठीक है, बैक्ट्रियन या यवन। क्लियर है? चलो अब इसको थोड़ा सा बस सुन लो और तुरंत लिखते हुए चलेंगे। मौर्य शासन के बाद यवनों ने फिर से क्या किया? भारत में आक्रमण किया। मौर्य शासन के पश्चात यवनों ने, यवनों बोले तो ये कौन से, अभी इंग्लिश नाम क्या बताया? बैक्ट्रियन। इन्होंने फिर से भारत में आक्रमण किया और इस काल में पहला महत्वपूर्ण जो आक्रमणकारी था उसका नाम था ड्रेमेट्रियस। ड्रेमेट्रियस। एक बार मैं और नाम को कंफर्म कर लेता हूं, ड्रेमेट्रियस। ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था ड्रेमेट्रियस का। ड्रेमेट्रियस प्रथम लिख लेना। अभी सुन लो, इसमें महत्वपूर्ण आक्रमण था ड्रेमेट्रियस प्रथम का। ठीक है। उसके दो सेनापति थे और उसमें से एक का नाम था अपोलोटोड्स या अपोलोटोडस और दूसरा था मिनांडर। ठीक है, अपोलोटोड्स या अपोलोटोडस और दूसरा था मिनांडर। और इन दो सेनापतियों के सहयोग से वो क्या किया? सिंधु नदी को पार कर लिया। क्लियर है? सिंधु नदी को पार कर लिया और सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, एक बार आराम से सुन लो। मौर्यों के पतन के पश्चात यवनों ने फिर से क्या किया? आक्रमण किया। इन सब आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण साबित हुआ यवन से जो आने वाले व्यक्ति था या शासक था उसका नाम था ड्रेमेट्रियस प्रथम का। इसने दो सेनापतियों का रखा था, एक का नाम था अपोलोटोड्स और दूसरे का नाम था मिनांडर। और इन दो सेनापतियों के सहयोग से ये क्या किया? सिंधु नदी को पार कर लिया। क्लियर है? और सियालकोट को क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है। अब क्या किया इसने? भारतीय राजा, जैसे भारत के राजा थे वो अपनी जैसे उपाधि लेते थे, महाराज, स्वामी, ये वो, तो ये भारतीयों की ही तरह क्या किया? उपाधि लेने की क्या दिया? सलाह दिया और वैसी ही उपाधि लेना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इसने क्या किए? खरोष्ठी लिपि युक्त क्या है? अपने सिक्के भी चलवाए। सिक्के चलवाए का मतलब क्या है? उसने वहां पे क्या कर लिया था? आधिपत्य कर लिया था। उसने खरोष्ठी लिपि युक्त सिक्के भी क्या किए थे? चलवाए थे। और इस ड्रेमेट्रियस के बाद क्या हुआ था? ये जो यवनों की शाखा थी वो दो भागों में बट गई थी। ठीक है, एक था यूक्रेटाइड और एक था यूक्रेडेमिस। ठीक है, चलो यूथिडेमिस। ठीक है, एक था यूक्रेटाइड और एक था यूथिडेमस। इसके अंदर अभी नहीं जाते हैं क्योंकि टाइम है नहीं, है ना। तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको एटलीस्ट लिख लो। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट जल्दी से लिख लो। मौर्य शासन के पश्चात पुनः यवनों ने आक्रमण किया। मौर्य शासन के पश्चात पुनः यवनों ने आक्रमण किया। यवनों ने आक्रमण किया। पहला महत्वपूर्ण आक्रमण ड्रेमे आराम से लिखना, ड्रेमेट्रियस। इसका मैं उच्चारण करके बता दूं। डमरू के डा बनाना, उसके नीचे में जो रा बनाते हैं वो बनाना, और ऊपर में एडी के ए, ड्रे, माँ में एक ही मात्रा में, टमाटर के टा, ऊपर में छोटी बिंदी और इसमें ट्री, ड्रेमेट्री। और फिर उसके बाद यस, ड्रेमेट्रियस। पहला महत्वपूर्ण आक्रमण ड्रेमेट्रियस प्रथम का था। इसके दो सेनापति थे, एक का नाम था अपोलो
नेमाटोड्स और दूसरे का नाम था मिनांडर। मिनांडर, अपोलोडोट्स और मिनांडर, ये क्या हुआ, सिंधु नदी को पार कर लिए। इन्होंने सिंधु नदी पार कर ली, इन्होंने सिंधु नदी पार कर ली। क्लियर है, इन्होंने सिंधु नदी पार कर ली। और इस ड्रेमेट्रियस ने सियालकोट को अपनी क्या बनाया, राजधानी बना। सियालकोट को अपनी राजधानी बना। ठीक है, सियालकोट को अपनी राजधानी बना। भारतीयों की तरह क्या लिया, उपाधि लिया। भारतीयों की तरह उपाधि ग्रहण किया। भारतीयों की तरह उपाधि ग्रहण। और एक और लिखना, खरोष्ठी लिपि युक्त क्या किए, सिक्के चलवाए। खरोष्ठी लिपि डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, ठीक है, खरोष्ठी लिपि युक्त सिक्के चलवाए। ठीक है, खरोष्ठी लिपि युक्त सिक्के चलवाए। इसके बाद क्या हुआ, यवन दो पार्ट में बट गया। पहला क्या था, यूथिडेमस, यूथिडेमस, और दूसरा था यूक्रेटाइड, यूक्रेटाइड। इसके आगे का कल देखेंगे, इसको अभी वो मत लिखो। और हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं ड्रेमेट्रियस प्रथम, उसको डेमेट्रियस प्रथम भी लिख लो। ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम भी लिख लोगे तो गलत नहीं है। क्लियर है, डेमेट्रियस लिख लोगे तो भी गलत नहीं है। नेट में डेमेट्रियस दिखा रहा है, क्लियर है, नेट में डेमेट्रियस दिखा रहा है, तो डेमेट्रियस भी लिख सकते हो। क्लियर है, तो इसके आगे जो दो शाखाएं बटी है उसको कल से अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैम की क्लास का टाइम हो गया है, करेक्ट 2 से 3 मिनट में क्लास शुरू हो जाएगी। जाना मत आप लोग, ऑनलाइन